एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज तो 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स में महाराष्ट्र बोर्ड का मैंने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स ओवर कर दिया है। तो आज से हम लोग 7 चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है यानी कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट है, या ऐसे कौन सी क्राइटेरिया है जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आज हम लोग बेसिक चीज़ें चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा हम 7 चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया यानी कि भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से क्राइटेराइज किया गया है, ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, तो इतने सारे लोग हैं जो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इन लोगों के पास जॉब है करने के लिए, इनके पास कोई काम नहीं है। डिग्री होने के बाद भी, इनके पास स्किल होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी स्टिल दे डोंट गेट अ जॉब। ठीक है, तो इन दैट केस में भी ये क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। India is a developing economy and one of the fastest growing economy of the world. So the problem of unemployment is considered to be the biggest challenge to the development of India. अगर हम एक सर्वे की बात करें तो लास्ट ईयर एक सर्वे आया था, जिस सर्वे में ये बताया था कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। स्टिल पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फिगर गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब बहुत टाइम तक देश में क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों के पास काम नहीं रहेगा, इन दैट केस में वो क्या प्रॉब्लम जनरेट करता है, मास पॉवर्टी को, और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश का। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन या किसी भी देश की जनता के पास बहुत टाइम तक इनकम सोर्स यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, सो मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। सो यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, की एजेंट्स फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एज वेल। जो यूथ पॉपुलेशन है उनके पास स्किल है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास हर एक चीज़ है, स्टिल दे डोंट हैव अ वर्क टू डू, okay, for their improve of, you can say, economic growth. So India has a considerable young population, hence unemployment young among youth is the most critical challenge of the 21st century. इंडिया में इतनी यूथ पॉपुलेशन होने के बाद भी स्टिल इंडिया इज़ फेसिंग द डिफ़िकल्टीज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग मतलब टैलेंट बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल लोगों के पास जॉब ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, देयर इज़ ए इम्बैलेंस। अब किस में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि काम तो है मार्केट में, यानी कि काम मार्केट में है प्लस, लेकिन जितना काम है मार्केट के पास उससे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन। तो इसीलिए इससे क्या क्रिएट होता है, इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है इन दी इकोनॉमी। So this has result in large scale unemployment. So generally unemployed people are involved in unproductive activity. अगर जिन लोगों के पास बहुत टाइम तक काम नहीं हो जाता है तो वो अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि कौन से लोग हैं जिनका मेंटल जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो होती है वो कम होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती है। सो इन दैट केस पीपल आर इंगेज इन दी गैम्बलिंग, यानी कि जुआ खेलना, एंटी सोशल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी, एंटी सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि जिसमें स्मगलिंग आ गया या इसमें ट्रैफिकिंग आ गया, तो ये सारी चीज़ें में लोग क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं शॉर्ट कट से पैसा कमाने के लिए।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली मीनिंग क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? सो नॉर्मली एनीवन हु इज़ गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड एज अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो पर्सन पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे ही कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। इकोनॉमिक टर्म में देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला नेचर ऑफ वर्किंग क्या है वो भी डिपेंड करता है, फिर वर्किंग एज ग्रुप क्या है वो भी डिपेंड करता है, देन डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर्स ये भी डिपेंड करता है कि काम कम है लेकिन सप्लाई फोर्स ज़्यादा है, यानी कि लेबर फोर्स ज़्यादा है लेकिन काम कम है। फिर प्रिवेलिंग वेज रेट, देखो क्या होता है कि जनरली हम लोग अपने जितनी हमें सैलरी एक्सपेक्टेड होती है उससे भी कम काम करते हैं, या हमें उतनी सैलरी न मिलने की वजह से भी हम काम नहीं करते, तो ये सारे भी रीज़न यहाँ पर होते हैं। सो द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडिक्वेट जॉब टू absorb the expanding labor force. So unemployment is a situation in which people in the age group of 15 to 59 are able to willingly to work at the prevailing wage but they are unable to get a job. यानी कि ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पर लोग अपने वेज रेट से कम में भी काम करने को रेडी हैं, फिर भी उनके पास काम करने को नहीं है। मैंने एक स्कूल में विज़िट किया था, वहाँ पे जनरली लोग जो है 5,000, 6,000, 4,000 में भी काम करने को तैयार है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो फिर बेसिकली इसमें कुछ क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड कंसिडर होता है। सो फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इट इज़ एन एसेंशियल दैट पर्सन शुड बी engaged in work for a minimum number of hours per week. नंबर 1 कंडीशन ये आती है इंडिया में जो है, अगर इंसान 14 घंटे से कम काम करता है इन अ वीक तो वो अनएम्प्लॉयड काउंट होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पूरे हफ्ते में कम से कम 18 से 28 घंटे 28 वीक, दोज हू वर्क 15 to 28 वीक्स आर कंसिडर्ड एज अंडर एम्प्लॉय, यानी कि उसके पास वो काम तो कर रहा है फिर भी वो पूरी तरीके से वर्किंग नहीं है। तीसरा कंडीशन ये आता है कि 273 डेज़ में मतलब पूरे साल में 273 डेज जो है वो काम करता है अगर इंसान एक स्टैंडर्ड बेसिस पे। स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? 8 आवर्स इन अ डे, तब वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन दिख रही है कि जहाँ पे 5 वर्कर की ज़रूरत है वहाँ पे 16 वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन को डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी कि 20 क्विंटल आप ज्वार देख रहे हो आप लोग, आउटपुट सेम ही है, बट जहाँ पर वर्कर 5 की ज़रूरत है वहाँ पर 16 लोग काम कर रहे हैं। ऐसी जो कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, उसी को डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे और जिसको पूरा डीप में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पे टाइप ऑफ जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। जैसे कि पहला है फ्रिक्शनल है, तो दूसरा है स्ट्रक्चरल है, रियल वेजेस है, ग्राफिकल है, वॉलंटरी है, सीजनल है। देखो फ्रिक्शनल में ये हो जाता है कि कोई भी काम जो है, जैसे कोई वर्क जो है वो मशीनरी बेस्ड है, अगर वो काफ़ी वो अगर किसी ड्यूटी एनी रीज़न वो ख़राब हो गई तो जब तक वो बनेगी नहीं तब तक वो लोग घर पर बैठेंगे, यानी कि वो कंडीशन वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल में इमोबिलिटीज़ इन वर्क लेबर्स मार्केट, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो काम पहले थ्रेशिंग मशीन से हो रहा था अब वो बड़ी बड़ी मशीनरी से हो रहा है। नहीं, जो पहले लेबर्स करते थे वो आज क्या कर रहे हैं? मशीन कर रही है। तो ये भी जो होता है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देन रियल वेज यानी कि वेज अबाउट द इक्विलिब्रियम, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर्स, यानी कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो लेबर्स होते हैं वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं फॉर मेकिंग ऑफ मनी। वॉलंटरी पीपल चूज टू से ऑन बेनिफिट एंड सीजनल, यानी कि ऑफ सीजन होता है, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, सपोज एक फार्मर ऐसा है जिसका क्रॉपिंग पैटर्न खाली राइस का है, ठीक है, वो राइस की क्रॉपिंग करता है, बट वो रेस्ट ऑफ द सीजन क्या रहेगा? वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अ डीप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और
मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच।